हेलो लर्नर्स, वेलकम educol.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं CSIR नेट मैथमेटिक्स के लिए। और हम डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन समरी ऑफ रियल एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हम रियल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सो सीक्वेंस एंड सीरीज का मैंने आपको एक लेक्चर दे चुका हूं, आप देख चुके हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2। So we are discussing sequence and series part 2। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस करा था, जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था कि एक सेट है S such that Sn is a sequence, Sn converges to 0 and what is the cardinality of S। ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी और जिसमें बताया था मैंने कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सीक्वेंस ऐसी एग्जिस्ट करेंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि एस की कार्डिनलिटी क्या होगी, अनकाउंटेबल। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट? आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है, तो कुछ सीक्वेंस की हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम कहते हैं Sn इज ए सीक्वेंस एंड Sn इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम ये बात कहेंगे दिस इंप्लाइज कि इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या होगी? L। तो लिमिट क्या होगी? L। और L का मतलब L एक फाइनाइट नंबर होगा। क्या नंबर होगा? फाइनाइट नंबर। फाइनाइट में जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जीरो नहीं होगा, आप कह सकते हो जीरो होगा। क्लियर? ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कह दिया कि ये L होगी वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो क्या वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी? यस, दिस इज राइट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इज इट क्लियर कि जो सीक्वेंस कन्वर्ज होती है वो बाउंडेड हमेशा होती है। अब बात रही क्या बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है? तो ये आंसर है नो, कि बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। आपने एक एग्जाम्पल ले लिया -1 की पावर n, दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ये सीक्वेंस हम कहते हैं, ये सीक्वेंस कैसी है? ये सीक्वेंस ऑसिलेट। दिस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, बट ये सीक्वेंस क्या? बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब -1 की पावर n का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस। तो आगे अब मैं ये कहता हूं कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंस नहीं है। बट अगर मैं इसमें कह देता हूं कि ये सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, अगर ये बात कह देते हैं तो हम कहते हैं यस कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट होती है। क्यों? ये हमारे पास थ्योरम है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? Every monotonic increasing sequence Sn which is bounded above is convergent। तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्जेंट होगी। इन द सेम मैनर हमारी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये भी कहती है, अगर आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की जगह आप लेते हैं डिक्रीजिंग, और अगर आप मोनो बाउंडेड अबव की जगह लेते हैं बाउंडेड बिलो, तो ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज करती है। ये कन्वर्ज कहां करेगी? ये अगर डिक्रीजिंग है तो ये अपने इनफीमम पर कन्वर्ज करेगी। इनफीमम मतलब होता है लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। यस, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड? नो, इनफीमम मतलब छोटा, छोटे में सबसे बड़ा, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GUB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। और बिलो मतलब ये कहां पर कन्वर्ज करेगी? ये करेगी अपने सुप्रीमम पर। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा। ये बात ठीक है? चलो जी। तो क्या आपको इस बारे में एक क्वेश्चन आप बता सकते हैं? जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें सीक्वेंस है Sn
और Sn हम लेते हैं एक ऐसी सीक्वेंस सच दैट Sn एक टर्म्स हमें डिफाइन करी है, वो किस टाइप की सीक्वेंस है मैं आपको बताता हूं। Sn is 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 1 by n plus n। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है Sn एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म ये है। अच्छा, ये nth टर्म है तो आप क्या ये कह दोगे कि ये nth टर्म है तो ये सीक्वेंस, इसकी लिमिट क्या होगी? ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी? ये कन्वर्ज करती है। तो बस ज्यादातर बुकों में खाली क्वेश्चन ये दिया है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। चलो जी, कन्वर्ज करती है तो हम देखते हैं कन्वर्ज कैसे करेगी। सबसे पहली बात आप देख रहे हो, ये सीक्वेंस Sn की nth टर्म है। ये सीक्वेंस Sn की nth टर्म है। nth टर्म खुद एक सीरीज है ना? nth टर्म में खुद एक सीरीज है n में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं Sn की, और Sn को हमने लिया 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 and 1 by n plus n। तो बाउंडेड अबव के लिए अगर मैं इसका बाउंड लेता हूं मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होगा? दिस इज दिस वन। तो मुझे एक चीज बताइए कि इसका मॉडुलस लेने से कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है तो यहां पर मॉडुलस लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो मॉडुलस हटा देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैं लेस देन इक्वल टू लिख दूं, यहां पर कुछ ऐसी बात कह दूं कि सबसे बड़ी टर्म क्या है? सबसे बड़ी तो 1 by n plus 1 है। इससे बड़ी क्या है? 1 by n लिख दूं। सब देखो, 1 by n लिख दूं उसकी जगह, इसकी जगह 1 by n लिख दूं, इसकी जगह 1 by n लिख दूं, तो 1 by n सब में बड़ा है। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि n टर्म है और यहां पर मैं लिख सकता हूं n into 1 by n, सो आंसर इज 1। तो मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट कि जो ये Sn है, Sn का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1। इट मींस वी कैन से दिस सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड। ये सीक्वेंस Sn बाउंडेड हो गई। जब ये सीक्वेंस Sn बाउंडेड है तो अब सेकंड बात हमारी ये आ गई, क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, देखते हैं। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए हम क्या लेते हैं? Sn plus 1। तो Sn plus 1 आएगा 1 upon n plus 1 की जगह n को n plus 1 से रिप्लेस कर दो, तो n plus 2 की जगह n plus 3 अप टू, जैसे हमारा n plus n है तो n plus n की जगह n plus 1 plus n plus 1। तो ये आ गया 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 and so on 1 by 2n plus 2। तो 2n plus 2 का मतलब है कि n plus 1 से लेकर यहां से जो ये सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं, ये टर्म्स कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी कि यहां पर 1 by n plus n के बाद 2n plus 1 और 1 by 2n plus 2, 2n तक हमारी पहली सीक्वेंस आ रही थी, इसमें ये दो टर्म एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि Sn plus 1 minus Sn क्या आता है। सो Sn plus 1 minus Sn क्या आएगा? 1 by n plus 2 से लेकर 1 by n plus 3 से लेकर 1 by 2n plus 1 plus 1 by 2n plus 2, ये बात भी क्लियर है। माइनस 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 एंड हम कहां तक जाएंगे? 1 by 2n तक। तो स्टूडेंट ये सारी टर्म तो कैंसिल हो गई। कहां से? ये n by n plus 1 कैंसिल नहीं होगी, सॉरी, ये आप यहां से हटा दो, ये कैंसिल नहीं होगी। तो ये टर्म तो अलग आ गई है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये टर्म बचेगी बस खाली, तो ये बच जाएगी और सब कैंसिल हो जाएंगे, इनसे सबसे कैंसिल यहां तक हो जाएगी। तो क्या बचेगा? 1 by 2n plus 1 plus 1 by 2n plus 2 minus 1 by n plus 1। तो स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि ये एक तरीके से यही तो आ गया 2n plus 1 plus 1 by 2 times of n plus 1 minus 1 by n plus 1। अगर इन दोनों को देखते हैं तो ये क्या एलसीएम आएगा इन दोनों का? हम देखते हैं तो हमारे पास मिलेगा 1 by 2n plus 1 minus 1 by 2 n plus 1। देख लो जी, ठीक है। चलो, तो यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? 2n plus 2 minus 2n minus 1 upon 2n plus 1
और दैट इज 2n प्लस 2। ये कैंसिल, दैट इज 1 बाई 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि Sn प्लस 1 माइनस Sn इज ग्रेटर देन 0। इट इंप्लाइज कि Sn प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Sn। और हम ये कहेंगे कि Sn जो सीक्वेंस है दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव है तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, बुकों में क्वेश्चन गिवन है, बट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का मेरा मोटिव है वो बताना ये है कि आपके पास जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज तो कर रही है। अगर कोई पूछने लगे ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करती है, ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करती है, तो सबसे पहली बात, सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो उसकी लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn। तो इट मींस उसकी लिमिट निकालो। इसकी लिमिट निकालना मैं आपको बता दूं कि इसकी लिमिट निकालना हम कैसे निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ, आप क्या लिख सकते हो, दिस इज समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 by n plus r। क्लियर बात है, n चेंज हो रहा है, सेम हो रहा है, 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो r इज इक्वल टू 1 to n। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉब्लम कभी भी, इस टाइप की प्रॉब्लम, इसमें हम लिमिट एज ए सम निकालना होता है, इनफाइनाइट सम, तो उसमें हम 1 प्लस r बाई n ऐसे लिख सकते हैं क्या, r बाई n की फॉर्म बनाएंगे, r बाई n की फॉर्म, r बाई n की फॉर्म बनाते हैं और r बाई n की फॉर्म से सॉल्यूशन निकलता है। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है ना। ये मैंने आपको इंटरलिंक कर दिया क्वेश्चन को, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी आप इसकी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस r बाई n, तो r बाई n लेंगे n प्लस r, तो ये आएगा n एंड ये 1 बाई n। तो क्या ये सेम है 1 प्लस r बाई n? आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सेम है, यस और नो? देख लेते हैं कि सही है क्या नहीं है। तो 1 बाई n तो हमने लिख दिया है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस r बाई n क्या आएगा, 1 बाई n अपॉन 1 प्लस n प्लस r बाई n, कैंसिल 1 बाई n प्लस r। तो आपको बात सही है, यहाँ भी ये बात तो सही है, ये बात हमारी सही है, ये बात सर आपने ठीक कही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें अगर हमारे पास ये लिखा हुआ कभी भी मिल जाए इस टाइप की फॉर्म, लिमिट एज ए सम r इज इक्वल टू 1 to n एंड 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n इंटू 1 बाई n, यहां पर हम r बाई n को x मानते हैं। ये रीमान इंटीग्रल थ्योरी से होता है, रीमान इंटीग्रल में आपको याद होगा पार्टीशन करते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। रीमान इंटीग्रल में इस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। r बाई n को हम x मानते हैं और 1 बाई n को हम dx ले लेते हैं। जब r बाई n को x मानते हैं तो x की वैल्यू, जब r की वैल्यू 1 है तो 1 बाई n, 1 बाई x की वैल्यू क्या हो गई 1 बाई n, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हम इसे समेशन को 0 से 1 में ट्रांसफर कर देते हैं, 1 प्लस 1 बाई x अपॉन dx। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब r की वैल्यू 1 है तो 1 बाई n और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 0। ऐसी r की वैल्यू n होगी तो x की वैल्यू होगी 1 और n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1, तो इसका आंसर आएगा ये। तो इसे हम कह सकते हैं जी ये log 1 प्लस x आ गया। log 1 प्लस x 0 to 1 दैट इज log 2। तो log e2 पर कन्वर्ज करेगी। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई और डाउट भी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात प्रूफ हो गई जो हमारी सीक्वेंस थी। दिस इज वेरी गुड सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस Sn such that Sn is 1 upon n plus 1 by n plus 2 and this is 1 upon n plus n. This sequence Sn converges to log e2। बात सही। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हमें स्टूडेंट आंसर गलत क्या लिखेंगे, स्टूडेंट देखेंगे सर ये सीक्वेंस तो बाउंडेड है और बाउंडेड है 1 पर, ये बाउंडेड 1 पर है, तो स्टूडेंट बहुत सारे कहेंगे सर इसका जो अपर बाउंड होगा वो 1 होगा, तो सुप्रीमम भी 1 होगा, तो 1 पर कन्वर्ट करेगी। नहीं, आप सुप्रीमम ऐसे नहीं निकाल पाओगे बेटा, ये तो आपने बाउंड निकाल दिया। अपर बाउंड का मतलब सुप्रीमम नहीं होता, लीस्ट अपर बाउंड होता है सुप्रीमम, और वो कभी कभी आप निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब मैंने आपको बताया कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है। ठीक है,
कन्वर्स करती है तो बाउंडेड होगी, पीछे भी चलते हैं, कन्वर्स करती है तो बाउंडेड होगी, पर बाउंडेड है तो कन्वर्ज जरूरी नहीं है, नहीं करेगी, ठीक है। बट अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव है तो इंक्रीजिंग, बाउंडेड अबव तो कन्वर्स करेगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है जब भी कन्वर्स करेगी। चलो अब बात आती है ऑसिलेट फाइनाइटली की बात है। ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस क्या होती है, ऑसिलेट इनफाइनाइटली सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीक्वेंस Sn है, Sn इज कन्वर्जेंट, तो अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी कोई भी सबसीक्वेंस, एनी सबसीक्वेंस ऑफ Sn दिस ऑलवेज कन्वर्ज। और कन्वर्ज भी कहां पर करेगी, कन्वर्ज भी करेगी सेम पॉइंट पर। अगर Sn L पर कन्वर्ज करती है तो उसकी कोई भी सबसीक्वेंस होगी वो भी L पर ही कन्वर्ज करेगी, बात ठीक है। बट अब मेरी बात ये आती है कि अगर आप कहते हो कि किसी सीक्वेंस की हमारे पास सारी सबसीक्वेंस, बहुत सारी सबसीक्वेंस हैं और बहुत सारी सबसीक्वेंस हैं, तो वो सारी सबसीक्वेंस कन्वर्ज करती हैं, तो क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, कन्वर्सेस टू, उसका आंसर है नो। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि एक सीक्वेंस है -1 की पावर n, इसकी दो सबसीक्वेंस ले लेते हैं, एक सबसीक्वेंस आएगी -1 और एक सबसीक्वेंस आएगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये दोनों सबसीक्वेंस एक -1 पर कन्वर्ज करेगी, एक 1 पर कन्वर्ज करेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी सीक्वेंस की सारी सबसीक्वेंस कन्वर्ज करती हैं, तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। ये बात क्लियर है? हाँ, अब मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर किसी सीक्वेंस की Sn की दो सबसीक्वेंस निकाल लेते हैं, कौन कौन सी दो सबसीक्वेंस निकालते हैं, एक तो E1 वाली S2n और एक है S2n+1, ओड टर्म और इवन टर्म वाली सीक्वेंस ले लेते हैं, सब सीक्वेंस, और ये दोनों सेम पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं L पर, ठीक है ना। ये दोनों सेम पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं, तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस है वो Sn वो भी कन्वर्ज करेगी L पर, ठीक है। तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी L पर, ये बात क्लियर, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम सीक्वेंस सबसीक्वेंस की सबकी बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं कि कन्वर्जेंट के अलावा कन्वर्जेंसी के साथ जुड़ा हुआ है लिमिट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के साथ जुड़ा हुआ है कंसेप्ट लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक हमारे पास होता है लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो स्टूडेंट, लिमिट पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ रियल एनालिसिस। लिमिट पॉइंट में क्या है कि अगर मैं कहता हूं Sn कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो भाई क्या है फिर, अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऑसिलेट होगी, इनफाइनाइटली ऑसिलेट होगी, या फिर कुछ होगा। चलो जो कुछ भी है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं ये पूछता हूं सबसे पहले कि इसके लिमिट पॉइंट क्या है। तो मैं ये कहता हूं कि एक हम कहते हैं Sn एक सीक्वेंस है जिसका L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ Sn। तो हम ये कहेंगे अगर L कोई लिमिट पॉइंट है तो L के नेबरहुड में, L का नेबरहुड क्या है, L प्लस एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन, द नेबरहुड ऑफ L, L का नेबरहुड, L के अराउंड एक ओपन इंटरवल बना लिया, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। L अगर लिमिट पॉइंट है तो L के नेबरहुड में, नेबरहुड का आपको पता होगा, नेबरहुड का मतलब होता है कि हम अगर रियल की बात करते हैं कि L के अराउंड एक ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं, जब मैं पूरा रियल एनालिसिस में आपको नेबरहुड, क्लोज सेट, ओपन सेट बताऊंगा तो नेबरहुड की डेफिनेशन आपको अलग से बताऊंगा। नेबरहुड का मतलब मान लो कि ओपन इंटरवल होता है रियल इंटरवल पर, रियल लाइन पर, कि L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। तो इसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाइज कर जाएं,
So infinitely many term of a sequence lies in L minus epsilon to L plus epsilon. तो कहते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी हो, कितना छोटा इंटरवल हो कितना बड़े बड़ा इंटरवल हो, आपके पास उस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस की लाई करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने एक सीक्वेंस ले ली -1 की पावर n, आप ये देखो क्या इस सीक्वेंस में क्या ये सीक्वेंस का दो लिमिट पॉइंट है -1 और 1, या सुन लो। तो -1 और 1 दो लिमिट पॉइंट हैं। अगर हम बात करें कि -1 एक लिमिट पॉइंट है क्या नहीं है, यस, -1 के अराउंड -1 -1 माइनस एप्सिलॉन और -1 प्लस एप्सिलॉन, ये कैसा इंटरवल बनेगा? आप देखो ये बन गया -1 माइनस एप्सिलॉन, ये बन गया -1 प्लस एप्सिलॉन, तो इसके बीच में यहाँ 1 आ रहा है। तो क्या इस इंटरवल में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रही हैं? टर्म्स तो सेम हो सकती है सीक्वेंस की, यस, वो 1 1 1 ही तो है, इसके अंदर सारी आ रही हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी आ रही है, इट मींस -1 इज ए लिमिट पॉइंट। इन द सेम वे अगर हम 1 के लिए बात करें तो 1 में हम कहते हैं कि 1 के अराउंड इंटरवल हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 यहां पर आ गया, तो इसमें सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रही हैं, तो हम कहेंगे L इज ए लिमिट पॉइंट। तो 1 इज द लिमिट पॉइंट, तो 1 और -1 दोनों ही लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं ये कहता हूं कि अगर कोई सीक्वेंस Sn अगर वो कन्वर्ज करती है L पर, तो हम कहते हैं कि L is only the limit point of this sequence. L is only, पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर L is only the limit point of any sequence, अगर L खाली एक ही लिमिट पॉइंट है किसी सीक्वेंस का, ठीक है, क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? इट दिस इंप्लाई द कन्वर्जेंसी, तो उसका आंसर है नो। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो L खाली एक लिमिट पॉइंट मिलेगा, वो भी L ही मिलेगा, लिमिट पॉइंट एक के ज्यादा नहीं होगा। अगर कोई, अब मैं उल्टा कहता हूं कन्वर्स, अगर किसी सीक्वेंस में एक ही लिमिट पॉइंट है, तो क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? जरूरी है? कुछ नहीं कह सकते। तो क्या मुझे कोई एग्जांपल देगा? इसका एग्जांपल देखते हैं हम, काउंटर एग्जांपल के। ऐसा कोई मुझे बता दो कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट, एक लिमिट पॉइंट है और वो कन्वर्जेंट नहीं है। चलो जी मैं एग्जांपल देता हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके सोचना, फिर आपको पता लगेगा। मैं देता हूं 1 1/2 2, 1/3 3, 1/4 4, 1/5 and 5। तो इसमें आप देख रहे हो इसमें अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन चल रहे हैं। प्लस माइनस का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं प्लस माइनस, 1 एक सीक्वेंस लेते हैं हम, सब सीक्वेंस 1 1/2 1/3 1/4 1/5। तो ये क्या एक सब सीक्वेंस बन रही है और वो कन्वर्ज करती है 0 पर। तो मतलब हम ये कह सकते हैं 0 के अराउंड इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं इस इंटरवल में। तो 0 इज द लिमिट पॉइंट, तो इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट है 0 लिमिट पॉइंट, नॉट ए लिमिट। पर ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, इस सीक्वेंस के अनबाउंडेड। सीक्वेंस कैसी है? अनबाउंडेड मतलब आप देखो ना 1 1/2 2 3 4 5 6 सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसका एक लिमिट पॉइंट है, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस को कभी कन्वर्ज नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, द सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये कन्वर्जेंट तो होगी नहीं, बट इसका एक लिमिट पॉइंट है। तो इस थ्योरी को अगर थोड़ा सा सोचें कि क्या होगा अगर L इज ओनली द लिमिट पॉइंट, अगर मैं कह दूं कि L इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, it implies Sn is convergent and converges to L। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि अगर एक ही लिमिट पॉइंट है, तो एक लिमिट पॉइंट के बाद अगर आप कह दो कि हाँ जी एक लिमिट पॉइंट तो है, ठीक है, और वो सीक्वेंस बाउंडेड है, तो वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या किसी सीक्वेंस के एक से फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो सकते हैं? एक सीक्वेंस Sn है जिसके मैं कह रहा हूं कि
10 की पावर 10 लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। एक हम कहते हैं कि सीक्वेंस के काउंटेबल नंबर ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट। एक पूछता हूं क्या किसी सीक्वेंस के अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट हो सकते हैं? देखो 10 की पावर 10 किसी सीक्वेंस के फाइनाइट नंबर लिमिट पॉइंट तो हो सकते हैं। आप इसकी ऐसी सीक्वेंस सब सीक्वेंस बना दो, ऐसी सीक्वेंस बनाओ जिसकी 10 की पावर 10 सब सीक्वेंस बने, 10 की पावर 10 डिफरेंट पॉइंट पर कन्वर्ट करें, तो आपके 10 की पावर 10 लिमिट पॉइंट मिलते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर लिमिट पॉइंट कैसे होंगे? मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूं जिसमें लिखा हुआ है m+1/n और यहां पर कहता हूं कि m और n दोनों नेचुरल नंबर है। आप m की वैल्यू एक बार रख लो 1, ठीक है, m की वैल्यू रख लो उसमें एक बार 1, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना हो गया 1। अगर m की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये बन जाती है 1+1/n। तो ये कन्वर्स कहां करेगी 1 पर। अगर m की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कहां पर कन्वर्स करेगी 2 पर। इट मीन्स ये सारी इसके अंदर सब सीक्वेंस बनेंगी, वो सब सीक्वेंस कहां कन्वर्ट करेंगी 1 2 3 4 5 6 up to है। तो इस सीक्वेंस के जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट हैं वो क्या बनेंगे नेचुरल नंबर। सो इनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट बनते हैं। अच्छा, जो मेरा मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या किसी सीक्वेंस के अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट बन सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूं और आपसे पूछूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, अपने आप को परेशान करो, अपने सिर के बाल नोचो। यस कैसे होंगे? क्या किसी सीक्वेंस के अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो सकते हैं? यस होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में आप अपने आप को लगाओ, अपनी मेहनत करो, मुझे बताओ, सोच के दिमाग का यूज करो, अपने ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करो, जब तो आपका CSIR नेट होगा। आप CSIR नेट करने के बाद एयर लेक्चरशिप और PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको स्टूडेंट को पढ़ाना भी है और खुद पढ़ना भी है। कैसे पढ़ोगे? आप अपना दिमाग लगाओ, मुझे बताओ, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट पॉइंट की बात। अब हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि आपने बता दिया कि सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कितने होंगे, ठीक है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कितने लिमिट पॉइंट होंगे? यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कुछ नहीं कह सकते। वो लिमिट कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं हो सकती, बट अगर यूनिक लिमिट पॉइंट के साथ साथ अगर कुछ सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास कोई ऐसी सीक्वेंस आपके पास है Sn such that Sn is convergent and has 2 limit point। सोचो जरा भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज एल्फा करती है तो उसका लिमिट पॉइंट यूनिक होता है। तो ये तो आंसर आपका फेल हो गया कि इसका आंसर ही गलत है, ठीक है ना, इसका आंसर गलत है। एल इसका लिमिट पॉइंट ही होगा, एल के अलावा कोई और लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब ये सारी जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी बात करते हैं रियल सीक्वेंस की, ठीक है। तो हमने बता दिया कि कन्वर्जेंसी क्या है, मोनोटोनिसिटी क्या है। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कहता हूं कि L इज ए लिमिट पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा L इज ओनली, L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस Sn, क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी एक सब सीक्वेंस ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो L पर कन्वर्ज करेगी? यस और नो? अगर L इज ए लिमिट पॉइंट देन इसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो L पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो मतलब अगर आपके पास कोई लिमिट पॉइंट है तो आप उससे सीक्वेंस की सब सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं जो L पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सीक्वेंस है मेरे पास, एवरी सीक्वेंस
हैज मोनोटोनिक सब्सिक्वेंस। मोनोटोनिक सब्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? या तो कोई सब्सिक्वेंस, एवरी सीक्वेंस हैज ए मोनोटोनिक सब्सिक्वेंस, मतलब सब्सिक्वेंस मोनोटोनिक का मतलब है या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सब्सिक्वेंस मोनोटोनिक का मतलब क्या है? ये सीक्वेंस सब्सिक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। यस, अगर कोई भी सीक्वेंस है या वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, कुछ भी है, तो आप उससे मोनोटोनिक सब्सिक्वेंस बना सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं कि अगर एवरी सीक्वेंस हैज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस सब्सिक्वेंस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जरूरी नहीं इंक्रीजिंग मिलेगी। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक सब्सिक्वेंस है -1 बाई माइनस n, तो क्या आप इससे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बना सकते हैं? आप देखो, नहीं बना सकते। जब ये पूरी डिक्रीजिंग है तो आप इससे मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसे बना देंगे? ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो उससे आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बना देंगे, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनाएंगे या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है कि हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बना सकते हैं। फिर एक बात, क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ये थ्योरी है कि अगर कोई सीक्वेंस है xn Sn जो बाउंडेड है, हम ये कह सकते हैं इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम subsequence SNK which is convergent। क्यों? कोई ना कोई तो आपको मिलेगी जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मिलेगी या डिक्रीजिंग मिलेगी, है ना? आपको एक मिल गई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और ये बाउंडेड है, ये वो बाउंडेड है, तो बाउंडेड आपको इंक्रीजिंग मिली तो बाउंडेड अबव मिल गया, बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मिली तो बाउंडेड बिलो मिल गया, तो विच इज कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपका। जो मैं आपको करा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको इंटरलिंक करके हर चीज को बता रहा हूं, तो मेरे लेक्चर को ध्यान से 2-3 दिन बाद देखो तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन फिर दिमाग में आता है इस क्वेश्चन से कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि देयर एग्जिस्ट सम सबसीक्वेंस SNK व्हिच इज कन्वर्जेंट? नहीं, ये अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बाउंडेड अबव है, अगर उसकी सबसीक्वेंस आपकी गारंटी नहीं है कि मोडो इंक्रीजिंग मिलेगी, मोडो डिक्रीजिंग मिल गई, और आपने कहा बाउंडेड अबव है, तो आपका बाउंडेड बिलो नहीं मिला ना, तो वहां पे आप फंस जाओगे, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। इन द सेम वे अगर आप कहते हैं कि SN कोई सीक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो है, तो जब भी आपको जरूरी नहीं है कोई एक सही सबसीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि बाउंडेड बिलो है तो जरूरी नहीं है कि उसकी आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सब्सिक्वेंस मिल जाएगी, आपको हो सकता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको मेरी उम्मीद करता हूं कि मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी, और जो मैं आपको बता रहा हूं दीज आर द मतलब वेरी गुड प्रॉब्लम्स, एंड आई होप कि आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड जल्दी मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊंगा। सो आप क्या देख रहे हैं? आप edunkal.com पर पढ़ाई कर रहे हैं CSI नेट की, जो इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है IIT एग्जाम CSI नेट NTUs नेट के लिए। यहाँ पर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का स्टडी मटेरियल है और टॉप एजुकेटर के साथ। जैसा मैं हूं एक IITian एंड मैं आपका मटेरियल बनाता हूं, और आपके साथ डुअल लर्निंग है, मोड PDF भी है, आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस भी हैं एंड हार्ड कॉपीज भी हैं। और बेनिफिट क्या है एडुंकल ऐप के? बेनिफिट ये है कि आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, डाउट सॉल्यूशन है, वो एक्सपर्ट के द्वारा है। IITians आपके डाउट क्लियर करते हैं, और आप फ्री वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड टू स्टडी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और पर्सनलाइज मेंटरशिप है हमारे पास, 30+ प्रैक्टिस सेट है जो बिल्कुल टॉप क्लास प्रॉब्लम्स होती हैं और IITians द्वारा ही बनाई गई प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे पास कंसिस्टेंट सिलेक्शंस हैं IIT JAM का, CSI नेट, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया में UGC नेट CSI नेट के एग्जाम होते हैं, और टॉप 100 रैंकर हमारे पास अवेलेबल है लास्ट 5 ईयर्स। और
हमारे पास जो एग्जाम गाइडेंस के रिलेटेड जो गाइडेंस देते हैं वो भी IITians देते हैं, और आपको क्विज देते हैं, नोटिस मिलते हैं, और आपको हम कोई भी अगर नया क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताते हैं। हमारे ऐप में हम जल्द से जल्द अपने IITians फैकल्टी से कांटेक्ट करके वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। सो आपका ये एक टोल फ्री नंबर जैसे आप देख सकते हैं, और एजुकेशन के लिए आप edunkal.com ऐप को भी गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।